everyone. So this is another lecture, part 3, PT 365 Vision IS. और ये जो है करंट अफेयर का पार्ट जो टॉपिक 3 है सेंटर स्टेट रिलेशन, 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, 2 कंप्लीट वीडियो की हैं और उसके अलावा पार्ट 6 टोटल 6 पार्ट्स अपलोड किए हैं जो कि छोटे छोटे सेगमेंट में हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंटिन्यूटी में वीडियो 1 एंड वीडियो 2 देख लो या फिर आप पार्ट्स में जो वीडियोस है वो देख सकते हो। इसके अलावा ये जो है 3 है, सो आई विल ट्राई कि ये जो है पीटी 365 का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसको जल्दी से जल्दी कवर करके फिर हम एनवायरमेंट करेंगे, जिससे कि जो करंट अफेयर वाले जितने भी सारे टॉपिक्स हैं मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें कि मैंने टॉपिक वाइज की वीडियो 1 में कौन कौन से टॉपिक कवर हैं। उसके बाद मैं अनदर एक और शॉर्ट अपलोड करूंगी जिसमें कि दूसरे टॉपिक्स हैं, तो जिससे क्या होगा कि आप ना सेम ही चीज को कंटेंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और ये जो चीजें हैं इसको रिवाइज कर सकते हो उसी के हिसाब से। दूसरी चीज ये थी कि जो भी टॉपिक 1 टॉपिक 2 में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनको एक एक पेपर में जो है यानी कि पूरा पीटी 365 5 to 6 पेजेस में आपको कंप्लीट करना है, कि आपको जो है जब आप अपना रिवीजन करो प्रीलिम्स के टाइम पे तो ये जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा रिवीजन करना। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी तरफ से भी ये नोट मेकिंग करिएगा टॉपिक वाइज। अब कम टू द पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। रिफॉर्म्स इन 7th शेड्यूल यानी कि 7 शेड्यूल में रिफॉर्म किया गया। 7 शेड्यूल आता है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है और रिसेंटली मैनी एक्सपर्ट्स एडवोकेटेड रिविजिटिंग द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे जो भी कह सकते हैं एमिनेंट जूरिस्ट हैं या फिर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि या एडवोकेट कर रहे हैं कि 7 शेड्यूल को रिविजिट करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 7 शेड्यूल है क्या? Basically, 7th schedule under Article 246 provides distribution of power and responsibilities between center and state। यानी कि सेंटर स्टेट के बीच में जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या लिस्ट वगैरह है उसको जो है डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट की लिस्ट में। अब बात आती है मेनली जो है 3 लिस्ट आती है, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जिसमें कि यूनियन लिस्ट जो होती है सेंटर उसमें जो लॉज बनाते हैं उस लिस्ट में आर्टिकल 248 कन्फर्स रेजिडुअरी पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 248 बात करता है पार्लियामेंट की रेजिडुअरी पावर की, जिसमें कि पावर ऑफ जुरिडिक्शंस अपॉन सब्जेक्ट दैट आर नॉट मेंशन इन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो भी मतलब टॉपिक्स हैं वो ना तो स्टेट लिस्ट में है ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें जितने भी अदर लॉज बनाती है पार्लियामेंट दैट इज कॉल्ड रेजिडुअरी पावर। अब इसमें 7 शेड्यूल में कुछ प्रोविजन है वो इम्पोर्टेंट है। लिस्ट 1 और द यूनियन लिस्ट फॉर विच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस, जैसे कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग, इन सब में जो है यूनियन लॉ बनाती है। अब यूनियन लिस्ट में 100 मोर, ओरिजिनली जो है 97 थे बट अभी क्या है 100 है नंबर इनका, तो ये याद रखना है। दूसरी चीज आती है स्टेट लिस्ट या फिर लिस्ट 2 की बात करते हैं। अब इसमें एक्सक्लूसिवली जो है स्टेट अपने लॉ, स्टेट लॉज बनाते हैं, पब्लिक ऑर्डर हो चाहे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और गैम्बलिंग वगैरह, बैटिंग के लिए जितने भी लॉज बनते हैं इसमें जो है 61 सब्जेक्ट्स थे, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे बट अभी 61 है। अब थर्ड लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में नहीं है, विच बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव कंपिटेंस, एजुकेशन हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, ये सारी जो चीजें हैं उन कंकरेंट लिस्ट में आती हैं और जो 52 सब्जेक्ट हैं और ओरिजिनली जो थे 47 सब्जेक्ट थे। अब इसके बाद आती है अमेंडमेंट की बारी। तो अमेंडमेंट ऑफ 7th शेड्यूल अभी तक का जो भी है, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग 7th शेड्यूल, इसमें जो भी प्रोसीजर आर्टिकल 368 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि पार्लियामेंट को अमेंड कर सकती है इसमें 7th शेड्यूल में, एंड रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोट, यानी कि प्रेजेंट एंड वोट में 2/3 से कम नहीं होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोट, एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय ए सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जितने भी स्टेट्स है स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें कम से कम आधे लोगों का कंसेंट, आधे स्टेट का कंसेंट होना चाहिए विद सिंपल मेजोरिटी।
other provision that can be amended in such manner, जैसे कि election of president and its manner, extents of the executive power of the union and the state, Supreme Court and High Court, representation of the states in Parliament, power of Parliament to amend Constitution and its procedure. Article 368 बात करता है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. रैशनल्स बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम, यानी कि यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, कॉपरेशन एंड फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्टेट और सेंटर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों के सब्जेक्ट्स को अलग अलग दिया गया है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और मेंटेन होनी चाहिए. बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए हर स्टेट के लिए, इसीलिए इम्पोर्टेंट है. एंड इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, यानी कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए और जो है सेंटर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए. अब बात आती है 1861 में. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ब्रॉट प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच हैड सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट हुआ. 1882 में लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस एंड इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसिल एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चयन हुआ यहाँ पे. उसके बाद आता है 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एम्पावर्ड प्रोविंशियल काउंसिल एंड इनेबलिंग मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल को एम्पावर किया गया यहाँ पे और इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंटर कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस एंड डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंटर एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी कि सेंटर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया और जो सेंटर प्रोविंसेस पे सेंटर का कंट्रोल बढ़ाया गया. आर्टिकल सॉरी दूसरा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको. इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जिसमें कि मेनली स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 लिस्ट, यानी कि 3 लिस्ट का प्रोविजन आया यहाँ पे. एंड रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज रखाया गया है, जो भी पर्टिकुलर चेंजेस करने के बाद. अब टॉपिक आता है 3.2, सतलुज यमुना लिंक केनाल. ये मतलब वाटर से लिंकिंग जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह, उससे हमेशा ही ये जो है न्यूज में आता है, क्योंकि 365 लास्ट ईयर का भी मैंने देखा था और इस बार में भी. सो Satluj Yamuna link canal issue continues to remain unresolved as Haryana and Punjab have failed to reach any settlement over water sharing of the Ravi and Bias river. क्योंकि ये जो है स्टेट के बीच का जो भी डिस्प्यूट है वो चलता रहता है सतलुज यमुना लिंक कैनाल में. अब ये जो है आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे यूपी है, दिस इज यूपी एंड दिस इज हरियाणा. यहाँ पे करनाल है, यहाँ से यमुना निकल रही है ये, और ये जो है यमुना कैनाल यहाँ से जा रही है और ये जो है आगे की तरफ बढ़ रही है. ये यमुना सतलुज लिंक कैनाल स्टार्ट होता है यहाँ पे. 92 किलोमीटर कैनाल ऑलरेडी कंप्लीटेड. यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ से जो है पंजाब वाली हिमाचल प्रदेश और इधर से पंजाब वाली टेरिटरी आ जाती है. तो ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है. अब बात करते हैं है क्या सतलुज यमुना लिंकिंग कैनाल. तो ये जो प्रपोज किया गया 214 किलोमीटर की लॉन्ग कैनाल कनेक्टिंग सतलुज एंड यमुना रिवर व्हिच वर प्लान इन 1966 आफ्टर स्टेट ऑफ हरियाणा वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब से हरियाणा को अलग करके एक स्टेट बनाया गया. 1966 में जो है इसको लाया गया कि इस टाइप की कैनाल बनेगी. एंड टू सीक प्रोवाइड हरियाणा इट्स एवरेज एनुअल शेयरिंग ऑफ सरप्लस रावी ब्यास रिवर, यानी कि जो रावी और ब्यास रिवर का जितना भी सरप्लस वाटर था, क्योंकि हर स्टेट को चाहिए अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चरल लैंड को जो है उसकी सिंचाई करने के लिए. तो जब पंजाब से हरियाणा को कार्व आउट किया गया तो ये जो है इसमें मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि ये जो है सरप्लस वाटर होगा वो हरियाणा को प्रोवाइड कराया जाएगा. अब जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते, बट हाँ दिस इज लाइक द गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल्स जो कि इसके लिए पर्टिकुलर मेजर लेते हैं. हरियाणा completed its stretch of Satluj Yamuna Canal in 1980s, while Punjab kept citing riparian principles and non-availability of its water. यानी कि पंजाब ने अपनी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिखाई, जबकि 1980 में जो है हरियाणा ने जो है ये कैनाल को कंप्लीट किया, जो भी स्ट्रेचिंग आउट था.
Riparian principle states that owner of the land adjacent to a water body has the right to use water. यानी कि जो स्टेट है जहाँ पे उसका एडजस्ट जो भी बराबर के स्टेट्स हैं, तो एडजसेंट मतलब कि बराबर वाले स्टेट्स हैं उनको भी राइट है यूज करने का, बट जिसकी लैंड है या ओनर है लैंड का उसको भी वाटर यूज करने का जो है अधिकार है. हरियाणा आर्ग्यूज दैट इट्स सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट आर फेसिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू डिप्लीशन ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर की कमी से हरियाणा बोल रहा है कि भाई हमें पानी नहीं मिल रहा है और पंजाब उसे सुनने को तैयार नहीं है. तो इसी वजह से ये पूरा डिस्प्यूट हुआ. और उसके बाद बात आती है कि हरियाणा हैज बीन डिनाइड इट्स rightful share in water as assessed by the इरादी ट्रिब्यूनल. और ये जो है ट्रिब्यूनल्स फॉर्म किए जाते हैं जो भी इस टाइप के इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, कि जब दो स्टेट्स में जो है किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इसमें 7th शेड्यूल में मेनली बात करी गई स्टेट लिस्ट एंड एंट्री 7th वाटर सप्लाई इरिगेशन एंड कैनाल्स ड्रेनेज एटसेट्रा के लिए जो है बात की जाती है 7th शेड्यूल में. यूनियन लिस्ट में 56वीं एंट्री में अगर बात करें रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर के जितने भी शेयरिंग वगैरह है उस सब के बारे में बात करी गई है, जो कि आर्टिकल 262 बात करता है यहाँ पे adjudication of the disputes relating to water and interstate rivers. यानी कि 62 बात करता है कि भाई जो भी स्टेट है एक दूसरे के मतलब शेयरिंग से वाटर यूज कर सकते हैं. एंड exercise of power conferred by the article 262 parliament enacted interstate water dispute एक्ट 1956. तो ये एक्ट ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि एक लॉ बनाया जाए या फिर इस टाइप का एक्ट बनाया जाए जो कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 आया. इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स. जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं कि इस टाइप के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सुना जाए, दोनों स्टेट्स की बातें सुनी जाए और उनका एक मीडिएशन पॉइंट निकाला जाए कि आप किस तरीके से लड़ाई करोगे तो दोनों स्टेट्स नुकसान में ही होंगे, क्योंकि वाटर ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट कब्जा करके उस पर बैठ जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है एंड एवरीबडी हैज द राइट टू यूज दैट वाटर रिसोर्स. तो इसको एक पर्टिकुलर एक मीडिएशन पॉइंट हो दोनों स्टेट्स के लिए और उसको एक्सप्लॉइट ना करके दोनों को पर्टिकुलर शेयरिंग हो सके, बट ये कोई सुनने को तैयार होता नहीं है और ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं. इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट replace dispute settlement mechanism under act by the setting up of a dispute resolution committee and a single permanent tribunals dispute settlement. यानी कि जो भी ये एक्ट बना उसके लिए एक जो सिंपल सी ट्रिब्यूनल बनाया गया जो कि इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सुन के और ये जो भी है इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व किया जाएगा. अब ये मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हैं जिसमें कि महाराष्ट्र भी आता है. ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टेट लड़ रहा है, बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जो कि इस चीज के लिए लड़ाई करते हैं. रावी ब्यास सतलुज के लिए स्टेट कंसर्न पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान लड़ाई करते हैं. ठीक है, दूसरे नर्मदा के लिए जो है एमपी गुजरात महाराष्ट्र एंड राजस्थान लड़ाई करते हैं. मंडवी के लिए जो है मेनली आपने सुना होगा गोवा में कर्नाटक और महाराष्ट्र. इसके बाद कृष्णा के लिए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड करनाल. पेरियार के लिए तमिलनाडु एंड केरला. कावेरी स्टेट कंसर्न दैट इज कर्नाटका तमिलनाडु केरला एंड पुडुचेरी. और उसके बाद गोदावरी के लिए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका एंड एमपी. और उसके बाद आता है वंशधारा, उसके लिए आंध्र एंड उड़ीसा. तो ये स्टेट कंसर्न है और कुछ स्टेट्स के लिए जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र कर्नाटका और केरला सॉरी कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट भी होता है. इस बीच में जो भी ये वाला रीजन है यहाँ के लिए कृष्णा कावेरी वाले बेसिन के लिए, क्योंकि ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से हमारा आंध्रा है और यहाँ पे आता है कर्नाटका, तो यहाँ पे डिस्प्यूट आने लग जाता है. ये वाला महाराष्ट्र है, ये वाला एमपी है, नर्मदा वाला रीजन है, तो ये फिर एक स्टेट एक दूसरे से टेरिटरी में आते हैं तो ऑफकोर्स डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब आता है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. झारखंड असेंबली cleared a bill to increase reservation in vacant government posts and services to 77%. यानी कि 77% का जो है क्लियर किया गया, इंक्रीज किया गया रिजर्वेशन 77%. अब देखते हैं कि ये कितना लॉफुल है, बिकॉज ये जो हमने
टॉपिक 1 में भी पढ़ा कि 50% होना चाहिए। अब हाउएवर गवर्नमेंट स्टेटेड दैट इट will come into force only after center include it in the 9th शेड्यूल, यानी कि जब सेंटर इसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर लेगा तो ये फिर तभी जो है तब से स्टार्ट किया जाएगा। 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन दी इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी एंड ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पे ये जो है इंक्लूड किया गया था। हाउएवर IR Perlo versus the State of Tamil Nadu case, Supreme Court ruled that law can't be escape the basic structure test if inserted into the 9th schedule, यानी कि 9th schedule में अगर इंसर्ट किया गया आफ्टर 1973 1973 के बाद अगर ये इंसर्ट किया गया है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए। आसपा की बात करते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये न्यूज में आता ही है। तो AFSA was removed by Ministry of Home Affairs on account of improved security and law and order situation in parts of Assam, Nagaland and Manipur, यानी कि यहाँ से रिमूव कर दी गई है। With this AFSA remains in force in part of the other 3 states, जो कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में AFSA लगा हुआ है और कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो AFSA को राइट्स होते हैं। AFSA है क्या? Armed Forces Special Power Act grant special power under Section 4 of ASPA Act. इम्यूनिटी सेक्शन 6 के तहत बात करती है डिस्टर्ब एरिया में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आस्पा को स्पेशल पावर दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूट एरियाज एज डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आस्पा एक्ट 1958 when a part or whole state or union territory in such a condition that use of armed forces in aid of civil power इज नेसेसरी, यानी कि जो भी सिविलियंस है अगर कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर वायलेशन होता है तो उस टाइम पे आफस्पा को स्पेशल पावर दी जाती है उनके अगेंस्ट जो भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट disturbed areas declared by governor or state and administration of union territories by the central government, यानी कि गवर्नर इसको डिक्लेयर करता है, उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज है। अब इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत आया दैट इज कैन बी एस्टैब्लिश सच एज काउंसिल एंड ऑथराइज्ड टू डिफाइन नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन, यानी कि इसको जो है सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस के 1990 में जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। इंटर स्टेट काउंसिल है क्या? एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया या बनाया गया। अब कंपोजिशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन एंड सी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन मिनिस्टर्स एज मेंबर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे, जितने भी सारे स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स होंगे और 6 यूनियन मिनिस्टर होंगे उसके मेंबर्स। चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन टेरिटरीज having legislative assemblies and administration of union territories not having legislative assemblies are also its members, यानी कि वो भी उसके मेंबर होंगे। यूनियन होम मिनिस्टर विल बी चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, यूनियन होम मिनिस्टर जो होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे। 10 यूनियन मिनिस्टर्स आर परमानेंट इनवाइटी, यानी कि 10 परमानेंट मिनिस्टर्स को परमानेंट इनवाइटी के रूप में को मतलब इनवाइट किया जा सकता है। ये जो है नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। अब इसके फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट विच टू स्टेट्स एंड द यूनियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि जो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन है या सेंटर कह सकते हो, अगर उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन और डिस्कशन किया जा सकता है। मेकिंग रिकमेंडेशंस टू बेटर कोऑर्डिनेशन द पॉलिसी एंड एक्शन, एक्शन की जो भी पॉलिसीज हैं उनको पर्टिकुलर एक्शन में लाने के लिए या फिर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए जो है इंडियन स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन, इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाता है। 25 years of
Indo-Naga ceasefire agreement 1997 to 2022, ceasefire agreement between Government of India and National Socialist Council of Nagaland. Isaac Muvia came into effect on 1st of August 1997 after multiple rounds of talk. Framework agreement with the National Socialist Council of Nagaland IM and NCCM IM was signed into 2015, but peace process failed to progress apparently due to the disagreement between two parties over Naga flag and Yazabo या Naga constitution, which NSCN IM insist were incorporated into framework agreement. यानी कि दो नागा ट्राइब्स का जो इनके का डिस्प्यूट था वो फेल हो गया एंड जो भी अपेरेंटली जितना भी डिस्कशन किया गया इट वाज बीइंग फेल्ड या फिर डिसएग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में. पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट PDRD grants and Department of Expenditure Ministry of Finance has released 7th monthly installment of PDRD grant in 14 states and PDRD grants are provided to states under Article 275. यानी कि PDRD जो ग्रांट है वो आर्टिकल 275 के अंतर्गत दी जाती है एंड ग्रांट आर रिलीज टू स्टेट एज पर recommendations of successive finance commission to meet the gap in revenue accounts of the state post devolution. Eligibility of the state to receive this grant and quantum of the grant for the period from 2020 to 21 to 2025 to 26 was decided by the 15th commission. यानी कि 15th commission ने डिसाइड किया है कि ये जो है इसका जो टेन्योर है या पीरियड है वो 2020 से 21 तक और 2025 से 26 तक का होगा. Autonomous District Council. Autonomous District Council Khasi Hills Autonomous District Council KHADC in Meghalaya has opposed state government deal with Assam to resolve boundary dispute. यानी कि इसका जो भी boundary dispute था Autonomous District Council का वो जो है मेनली अपोज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 6 शेड्यूल में आता है विद द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल पावर के लिए. 6 शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ये जो 4 स्टेट्स हैं उसकी जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन है वो दिए गए हैं. प्रेजेंटली देयर आर 10 ADCs इन आसाम, मेघालय एंड मिजोरम, त्रिपुरा. Composition की बात करें तो each ADC must have at least 30 members. 4 are nominated by the governor and 26 are elected using adult franchise term of office in 5 years. Power की अगर बात करते हैं ADC की, governor is empowered to increase and decrease areas of change the names of autonomous district councils के नेम चेंज करने का जो भी आप कह सकते हो कि अधिकार है वो दिया गया है. काउंसिल हैव बीन एम्पावर्ड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर. यानी कि काउंसिल को जो है पावर दी गई है सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल जो भी पावर दी गई है. इसके अलावा जुरिडिक्शंस ऑफ दिस काउंसिल इज सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. कंसर्न हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत ये आता है. अब बात करते हैं महाजन कमीशन. 1966 में the center set up the Mahajan Commission to resolve the boundary dispute in Maharashtra, Karnataka and Kerala. ये जो है 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला जिसमें कि महाजन कमीशन का सेटअप किया गया. महाजन कमीशन इनके बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. कमीशन रिकमेंडेड दैट 264 विलेजेस बी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र एंड द बेलगावी यानी कि बेलगाम और 247 विलेजेस रिमेन विद द कर्नाटका. 247 जो है कर्नाटका के पास ही रहे और 264 जो है महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिए जाए. अब इतना आसान तो होता नहीं है भैया 264 जिले अगर एक स्टेट से दूसरे को दिए जाए क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट द टेरिटरी ओनली बट इट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक जो है चेंजेस आना क्योंकि 264 जिलों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या फिर लैंड की भी बात कर रहे हो
तो फिर इस तरीके से इतना ईज़ी नहीं होगा। बट ये तो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में बेलगाम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से चल रहा है। महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट एंड in 2004 moved the Supreme Court and Belgaum is currently part of Karnataka because Belgaum जो है कर्नाटका का पार्ट है। तो ये पार्ट 3 था एंड होप काफ़ी जल्दी कवर हो गया है 25 मिनट्स में। तो मुझे लगता है इट्स नॉट दैट बैड, आपको रिवीजन करने में इजी होगा, तो अपने हिसाब से इसको चेंज करके इसको देख सकते हो और जो भी चीज़ें हैं इजीली आपको समझ आएंगी। टिल देन टेक केयर गाइस, एंड इफ यू विल रियली लाइक द वीडियो तो शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा है।